Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Here we discuss the important question of CSIR NET, IIT JAM and BHM and TIFR GATE. Now, today we will discuss the 10 question in which there are 6 question from linear algebra, 2 question from modern algebra and 2 question from applied. Now before starting a lecture, please one important thing कि जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले जितने भी वीडियो हैं यानी कि जो हमारे 13 वीडियो है 60 डे चैलेंज का वो आप प्लेलिस्ट में जाके 60 डे चैलेंज में आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो सारे आपको मिल सके। और जो 60 डे चैलेंज है वो वीक में 6 डे होते हैं यानी कि मंडे टू सैटरडे डेली लेक्चर होता है जिसमें मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम अप्लाइड एनालिसिस। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं 10 क्वेश्चन जिसमें 6 क्वेश्चन हमारे लीनियर अलजेब्रा से होते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे मॉडर्न अलजेब्रा से होते हैं एंड देयर आर 2 क्वेश्चन फ्रॉम अप्लाइड। नाउ आज ट्यूसडे है तो हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के, 2 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा के एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम अप्लाइड। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विथ नो 2 डिजिट्स कॉमन। मीन्स ऐसे कितने नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स होंगे जिसमें कोई भी 2 डिजिट कॉमन नहीं होगा। तो सिंपल ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। हाँ, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने हम 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं सच दैट कंडीशन ये है कि कोई भी 2 एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने यहाँ पे वैकेंट शेल होंगे, 4 वैकेंट शेल होंगे जिसमें जो पहला वैकेंट शेल है वो किसके लिए होता है, यूनिट प्लेस के लिए, ऐसे ये 10th प्लेस के लिए, ये 100 प्लेस के लिए और ये हमारा 1000 प्लेस के लिए। अब हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो हमारे पास टोटल 0 से लेके 9 तक टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं जिसमें से अब ये जो 1000 का प्लेस है, अब 1000 के प्लेस पे हम क्या नहीं फील कर सकते, वी डू नॉट फिल 0, मतलब यहां पे हम 0 फिल नहीं कर सकते क्योंकि अगर यहां पे 0 फिल करेंगे तो ये जो हमारा नंबर होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो देयरफॉर देयर इज ओनली ऑप्शन फ्रॉम 1 to 9, दैट इज देयर आर 9 चॉइसेस फॉर द 1000 प्लेस, यानी कि 1000 के प्लेस के लिए सिर्फ 9 ऑप्शन होंगे। अब यहां पे कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होना चाहिए। देयरफॉर 10 में से अब यहाँ पे 0 तो ले सकते हैं बट यहाँ पे जो नंबर सिलेक्ट हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, 9 ऑप्शन बचेंगे। अब ऑलरेडी 2 सिलेक्ट हो गए 10 में से तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, 8 ऑप्शन। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, 7। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट कि नो 2 डिजिट आर कॉमन, कि कोई भी 2 डिजिट कॉमन नहीं होंगे, नो 2 डिजिट आर कॉमन। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 into 9 into 8 into 7। और मल्टीप्लीकेशन के बहुत सारे वैदिक मैथमेटिक्स के हमने देखे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6 1 6, 8 6 40, 8 + 5 53, 3 यहाँ पे 5, 8 5 40 + 5 45, यानी कि 4 5 3 6 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, लेट ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे वेयर आई जे बिटवीन 1 to n। मतलब जो आई जे एंट्री होगी वो सारे 1 से लेके n तक है, वेयर A1 A2 सॉल्व अप टू AN, कि जो जितने भी एंट्री है वो सारे रियल नंबर होंगे। और ए एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है। मीन्स ये कह रहा है कि n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि ए आई जे को हम डिफाइन कर सकते हैं ए आई इंटू ए जे। तो मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूं कि जब भी हमारे पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स का
अगर एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, चाहे वो 10, 100, 200, 1000 या इन जनरल, तो हम हमेशा 2, 3 या 4 में से उसे उसका यूज करके हम बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं या फिर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन नंबर 132। तो हम क्या करेंगे, एक 3x3 का मैट्रिक्स देखेंगे और फिर इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के सारे एंट्री ए आई जे के फॉर्म में है और इसके एंट्री को डिफाइन किया है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए आई इंटू ए जे, इस तरीके से डिफाइन किया है। मान लेते हैं एन की वैल्यू 3 है, तो एक मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज वी टेक द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो हम उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। अगर इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर इसको एक्सपांड करेंगे रूल का यूज करके A32, A33, और हमारे पास रूल क्या है कि हर ए आई जे को हम ए आई इंटू ए जे के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इस मैट्रिक्स को अगर डेफिनेशन का यूज करके अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा A1, A1, यहां पे A1, A2, A1, A3, यहां पे A2, A1, A2, 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 A3, ठीक इसी तरीके से A3, A1, A3, A2 और A3, A3, ये मैट्रिक्स हो गया। अब हमें रो इक्विवेलेंट, जैसे कि हमारे पास जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होते कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दे तो उसके रैंक में इफेक्ट नहीं होता है, तो देयरफॉर A इज इक्विवेलेंट टू। अब A किसके इक्विवेलेंट होगा, अगर हर एक रो को हम डिवाइड कर दें, सपोज फर्स्ट रो को 1/A1 से, इसे 1/A2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसे 1/A3 से मल्टीप्लाई, या फिर ये कह सकते हैं कि पहले रो को A1 से डिवाइड कर दो, सेकेंड रो को डिवाइड कर दो A2 से और थर्ड रो को डिवाइड कर दो A3 से। अगर सपोज ये इन जनरल n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता, ठीक इसी तरीके से फर्स्ट रो को A1 से मल्टीप्लाई करते, सेकेंड रो को A2 से, A3 को A3 से डिवाइड करते और जो लास्ट AI या फिर AN को जो nth रो होता उसे AN से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, अब ध्यान दो, अगर A1 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एंट्री क्या बच रही है, A1, A2, A3, यानी जो फर्स्ट रो होगा वो A1, A2, A3 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम सेकेंड रो को डिवाइड कर रहे हैं A2 से, तो यहां पे देखो A2 कैंसिल, A2 कैंसिल, A2 कैंसिल, यानी A1, A2, A3, यहां पे हमारे पास A1, A2, A3 बच रहा है। ठीक इसी तरीके से जब A3 से डिवाइड करेंगे फिर हमारे पास A1, A2, A3 बच रहा है। अगर इसी चीज को हम जनरलाइज करें तो फिर से हमारे पास A1, A2, A3 सॉल्व अप टू AN, A1, A2, A3, A1, A2, A3 सॉल्व अप टू AN, A1, A2, A3 सॉल्व अप टू N, इस तरीके से n क्रॉस n के मैट्रिक्स में मिलेगा। अब अगर हम इसमें अगर हम रो ऑपरेशन करेंगे कि अगर R3 माइनस R1, R3 माइनस R2 माइनस R1, तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगा A1, A2, A3 0 0 0 0 0 0, वेयर A1, A2, A3 ये बिलोंग कर रहा है आर्बिट्ररी रियल नंबर होंगे। तो कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं कि वेयर A इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। और हमारे पास ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को अगर हम वी अप्लाई द रो ऑपरेशन एनी मैट्रिक्स, इट डजंट इफेक्ट देयर रैंक, उसके रैंक पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। दैट मीन्स मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वही रैंक इस मैट्रिक्स का भी होगा। अब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 1, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 1 है। अब अगर मैं यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं या फिर मैं इन जनरल n×n मैट्रिक्स ले लूं, फिर भी उस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 1। तो यहाँ पे अब रैंक 1 है और हमारे पास रिजल्ट है कि अगर किसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स का रैंक n होता है।
अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स का रैंक कभी n नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो रैंक है वो n से कम है, दैट मीन्स इससे इतना तो कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो कितना होगा, 0। एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इससे हमें ये पता चलता है कि आइगन वैल्यू एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 है तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू तो 0 होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिटर्मिनेंट 0 हो और रैंक उसका एक भी आइगन वैल्यू 0 ना हो। तो अब यहां से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है चूज करना ऐसा A1 AN, मतलब वो नंबर बता रहे हैं। जैसे हमने A1, तो हम यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स के लिए क्या समझेंगे, A1 A2 A3, क्या ऐसा A1 A2 A3 so as to make the matrix नॉन सिंगुलर, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे ये जो A1 A2 A3 है ना वो आर्बिट्ररी है, बट फिर भी हमारे पास मैट्रिक्स कैसा आ रहा है, सिंगुलर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, यानी कि 1 ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है कि द मैट्रिक्स A इज अ पॉजिटिव डेफिनेट। अब पॉजिटिव डेफिनेट का डेफिनेशन ये होता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे इतना समझ लो कि मैट्रिक्स का जितने भी आइगन वैल्यू है वो पॉजिटिव होंगे तो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होता है, बट यहां पे 1 आइगन वैल्यू एटलीस्ट मस्ट बी 0, तो देयरफॉर पॉजिटिव डेफिनेट तो ये हो नहीं सकता। अब लास्ट में थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। यहां पे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है फॉर ऑल A1 A2 AN, तो यहां पे हम कुछ रिजल्ट यूज करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन, फॉर ऑल A1 AN 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब ये कह रहा है कि जितने भी AI से लेके AN तक हैं 0 आइगन वैल्यू होगा ए का। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, तो इट मस्ट बी A1 से लेके AN कोई भी n टपल हो हमारे पास आइगन वैल्यू 0 होगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। अब सी ऑप्शन को देखते हैं। अब यहां पे जो नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर सपोज किसी मैट्रिक्स का, सपोज यहां पे 3x3 मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, यहां पे 1 है, और इसके पास जो 2 यहां पे जो रो है वो 0 है, मतलब यहां पे इसके 2 आइगन वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ रहा है, टोटल में से हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना, n माइनस ऐसे कितने नंबर ऑफ 0 है, या फिर ये कह सकते हैं कि रैंक के अलावा कितने बच रहे हैं, यहां पे n माइनस सॉरी तो n-1 है, तो यानी कि एक ही नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, यानी कि बाकी सारे कैसे वेक्टर आ रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब यहां पे हमारे पास जो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 ये कितने टाइम होगा, जितने यहां पे ये 0 है, तो देयरफॉर इट मस्ट बी कि कम से कम ये 0 कितने टाइम होंगे, n-1 टाइम्स इसके पास आइगन वैल्यू 0 होंगे। मतलब ये हो रहा है कि बाकी किस पे डिपेंड करेंगे, इस A1 A2 A3 पे डिपेंड करेंगे, लेकिन बाकी के सारे जितने भी एंट्री है और जितने भी आइगन वैल्यू सब 0 होंगे, सिर्फ एक आइगन वैल्यू डिपेंड करता है। अब ये कह रहा है कि द मैट्रिक्स A इज अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, और सेमी डेफिनेट का डेफिनेशन ये होता है कि आइगन वैल्यू या तो 0 और सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव, या फिर सिंपल ये कह सकते हैं अगर नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव या फिर 0 प्लस पॉजिटिव, तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। यहां पे सिर्फ सेमी डेफिनेट का है, तो ठीक है। तो अगर सेमी पॉजिटिव मीन्स आइगन वैल्यू 0 या पॉजिटिव, अगर 0 या फिर पॉजिटिव। अगर सेमी निगेटिव कह रहा है डेफिनेट, दैट मीन्स कि सारे निगेटिव या 0। अब यहां पे एक ही तो बच रहा है, बाकी सारे तो 0 है। अगर वो पॉजिटिव तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, अगर वो एक आइगन वैल्यू निगेटिव तो सेमी निगेटिव डेफिनेट, लेकिन होगा तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, यानी कि सी ऑप्शन भी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 133, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किससे रिलेटेड है,
ये जो एग्जाम्पल है ये रिलेटेड है हमारे पॉजिटिव डेफिनेट से। अब पॉजिटिव डेफिनेट से पहले हम कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म समझते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है उसे हम लिखते हैं क्यू ऑफ एक्स है। अब ये क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। एक मैट्रिक्स लेंगे और यहां पे एक वेक्टर होगा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारे पास या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट हो सकता है, या निगेटिव डेफिनेट हो सकता है, या सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हो सकता है, या फिर सेमी निगेटिव डेफिनेट हो सकता है, या फिर इनडेफिनेट हो सकता है। तो ऐसे 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। द फर्स्ट हमारे इस टर्म पे डिपेंड करता है कि अगर सपोज क्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन है फॉर एवरी एक्स इज नॉन जीरो, यानी कि हर नॉन जीरो वेक्टर के लिए अगर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर है तो हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक इसी तरीके से अगर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है फॉर एवरी एक्स इज नॉन जीरो, अगर हर नॉन जीरो वेक्टर के लिए अगर ये क्यू ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तो इसे हम निगेटिव डेफिनेट कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर सपोज क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू है फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर एक्स, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। नाउ द fourth one is q of x is less than is equal to 0 for every non-zero x, that means this is negative semi definite. And the last one, that is 5th one, is q of x is equal to 0 for every non-zero vector x, that means it is indefinite. No, यहां पे q of x greater than for some x is non-zero and quadratic form x is less than 0 for some vector non-zero, मीन्स हर एक के लिए अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव डेफिनेट, हर एक के लिए लेस देन जीरो है तो निगेटिव डेफिनेट, हर एक के लिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है तो पॉजिटिव डेफिनेट, हर एक के लिए अगर लेस देन इज इक्वल टू जीरो है तो निगेटिव सेमी डेफिनेट, और अगर सम वेक्टर के लिए फॉर सम वेक्टर एक्स के लिए अगर वो ग्रेटर देन है तो, या फिर और सम वेक्टर के लेस देन है तो हम इसे कहते हैं वो इनडेफिनेट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म के टर्म्स में। सेकेंड हम देखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के टर्म्स में। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक 2x2 मैट्रिक्स ले और सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स ले, जैसे ये A11, A12, A21, A22। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। नाउ द प्रिंसिपल डायगोनल इज A11 एंड ये हम हमारा प्रिंसिपल, इसे हम प्रिंसिपल माइनर कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 3x3 में ये एक प्रिंसिपल माइनर है, ये एक प्रिंसिपल माइनर है और ये एक प्रिंसिपल माइनर है। ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1x1 मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का, 1x1 मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का। तो जो भी डिटर्मिनेंट होता है या फिर माइनर, अगर तो इस पे डिपेंड करता है। पहला तो सपोज हम प्रिंसिपल माइनर को सपोज पी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर इच पी आई जैसे कि A11 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22, ऐसे यहाँ पे ये इसका डिटर्मिनेंट, 2x2 का डिटर्मिनेंट और 3x3 का डिटर्मिनेंट, सपोज हम पी आई देते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है 2x2 के लिए ये दोनों डिटर्मिनेंट, 3x3, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव डेफिनेट। तीनों प्रिंसिपल डायगोनल या फिर ऐसे अगर n×n मैट्रिक्स हैं तो अगर जितने भी n प्रिंसिपल माइनर है वो सारे के सारे ग्रेटर देन 0 होंगे तो उसे पॉजिटिव। अगर सपोज पी आई लेस देन 0 है तो निगेटिव डेफिनेट। ठीक इसी तरीके से थर्ड, पी आई अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक इसी तरीके से अगर पी आई लेस देन इज इक्वल टू है तो उसे हम कहते हैं कि वो सेमी निगेटिव डेफिनेट। एंड द लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज कि अगर पी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है
पी आई लेस देन 0 भी है, हो सकता है एक ग्रेटर देन, एक लेस देन। तो ये इवन ऑर्डर पे डिपेंड करता है। मींस अगर या सिंपल ये कह सकते हैं कि ये अगर ये चारों कंडीशन नहीं हो रहे तो इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट। नाउ द लास्ट वन, ये डिपेंड करता है आइगन वैल्यू पे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि उसमें आइगन वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहां पे सपोज ये लैम्बडा आई है और ये आइगन वैल्यू ऑफ आर, आइगन वैल्यू ऑफ सपोज एक मैट्रिक्स है या फिर किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म का, जैसे यहां पे ये क्वाड्रेटिक, जैसे ए की आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये आइगन वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि जितने भी आइगन वैल्यू हैं, आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक इसी तरीके से अगर आइगन वैल्यू लेस देन 0 हो जाए फॉर आई ऑल आई, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव डेफिनेट। नाउ द थर्ड वन इज, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, इफ लैम्बडा आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू फॉर ऑल आई, तो पॉजिटिव डेफिनेट। लैम्बडा आई इज लेस देन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, दैट मीन्स निगेटिव डेफिनेट। एंड लैम्बडा आई इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम आई, एंड लैम्बडा आई इज लेस देन 0 फॉर सम आई। यानी कि कुछ आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगे, कुछ आइगन वैल्यू लेस देन 0 होंगे, तो हम कहेंगे कि वो सेमी क्या है, वो इनडेफिनेट है। तो अब ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हो गए किसके, कि कैसे हम चेक कर सकते हैं पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है, निगेटिव डेफिनेट क्या होता है, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट क्या होती है, सेमी निगेटिव डेफिनेट क्या होता है, और लास्ट में इनडेफिनेट क्या होता है। ठीक है, तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कह रहा है कि ए प्लस बी, तो मैं आपको हिंट, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी को चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है। यहां पे हमारे पास ये कह रहा है कि सपोज ए बी अगर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का एक पॉजिटिव डेफिनेट है और आई एक एन क्रॉस एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कौन सा इसमें से पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो आपको एक रिजल्ट और याद रखना है, जैसे कि अगर ए एक पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दैट मीन्स ए इज अ हर्मेशियन मैट्रिक्स, और हर्मेशियन मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होता है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए, या फिर इसे ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। और ट्रांजुगेट का मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजुगेट का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ए यहां पे कॉन्जुगेट लेके ए का ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज लेके फिर इसका कंजुगेट करना है। नाउ अब जैसे कि ए प्लस बी का करना है, तो अब ए, सिंस ए अगर एक पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक इसी तरीके से बी पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मतलब कि जो एक्स ट्रांसपोज बी एक्स होगा ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एवर, अगर मैं कह रहा हूं ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या फिर ये एक पॉजिटिव है, तो मीन्स दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज बी एक्स ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एक्स ट्रांसपोज ए प्लस बी, यहां से एक्स ट्रांसपोज कॉमन ले लेंगे और ये साइड से राइट साइड से एक्स ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव होगा। तो या फिर देखो, अब ये तो डेफिनेशन हो गया कि अगर ए प्लस बी और यहां पे एक्स ट्रांसपोज एक्स ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जो ए प्लस बी है ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट। ये फर्स्ट हो गया, तो मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है। सेकंड, इसी तरीके से हम ए बी ए ट्रांसपोज को प्रूव कर सकते हैं। पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक हार्मेशियन मैट्रिक्स होता है। तो हार्मेशियन मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ए हार्मेशियन मैट्रिक्स है, बी हार्मेशियन मैट्रिक्स है, इसके ऊपर कंजुगेट ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि ये हार्मेशियन मैट्रिक्स है। फिर सिंपल इसका रिजल्ट करके हम प्रूव कर सकते हैं कि बी ए ट्रांसपोज भी एक हार्मेशियन मैट्रिक्स होगा। तो ये आपके होमवर्क के लिए, तो आप ये, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आपको सेंड करना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आई, ये भी हम इजीली कर सकते हैं कि अगर ए सपोज कोई हार्मेशियन मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी हार्मेशियन मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी के सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव, और सिंपल सी बात है अगर ही हार्मेशियन है और ए के अगर हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, सपोज ए के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो
ए के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो पी ऑफ ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा और पी ऑफ लैम्बडा होता है, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर हम वैल्यू पुट कर दें। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे लैम्बडा, तो अगर यहाँ पे निगेटिव होता फिर भी ये पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और इस रिजल्ट का यूज करके कि अगर सपोज ए स्क्वायर पॉजिटिव है और आई पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर प्लस आई के जो आइगन वैल्यू होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ए स्क्वायर ए हार्मिशियन है तो ए स्क्वायर भी हार्मिशियन होता है और आई भी हार्मिशियन होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस आई हार्मिशियन भी है और इसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव भी है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव डेफिनेट है। अब बचता है फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में आइगन वैल्यू प्रूव करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ए बी हार्मिशियन मैट्रिक्स होता है। तो ए बी हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि सपोज ए बी ट्रांसपोज ले रहे, सपोज अगर ए हार्मिशियन है तो इसका मतलब ए स्टार ए होगा, अगर बी हार्मिशियन है तो बी स्टार इज इक्वल टू बी होगा। बट ए बी स्टार अगर हम प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है, यानी कि बी स्टार ए स्टार, बी हार्मिशियन है यानी बी लिख सकते हैं, ए हार्मिशियन है तो ए लिख सकते हैं, तो दिस इज नॉट इज इक्वल टू ए बी, तो ये हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। तो देयरफॉर ए बी के पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो रॉन्ग कर देते से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बट ये आता है कि कब ये हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी होगा। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि अगर सपोज ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो सिंपल ए बी जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे आइगन वैल्यू तो पॉजिटिव है, बट ये हार्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होने की वजह से इसके पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एक W हमारे पास वो सारे पॉलिनोमियल है, P इज ए पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट, जहां पे B हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है। अब B मैट्रिक्स कैसे है कि इसकी एंट्री एक B मैट्रिक्स है और ये पूछ रहा है कि द डायमेंशन D, मतलब D हमारे पास डायमेंशन है किसका, W का। तो अब निकालते हैं। नाउ द सॉल्यूशन नंबर 134, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स दी है, ठीक है। पहले हम इस बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास डिफाइन किस तरीके से किया, इस तरीके से, यानी कि 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। अब अगर हम बी का स्क्वायर करते हैं, सपोज अगर हम बी का स्क्वायर करें तो बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मिडल में 0 है, तो ये पहले एंट्री में 0, सेकेंड एंट्री फिर 0, लेकिन थर्ड एंट्री मल्टीप्लाई के आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ठीक इसी तरीके से सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो में सिर्फ थर्ड वाला एंट्री 1 है, मतलब पहला एंट्री 1 होगा, बाकी यहाँ पे 0, यानी ये सारे 0। यहाँ पे पहला एंट्री 0 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री 0, यहाँ पे 1, बाकी सारे 0। अब b का क्यूब करेंगे तब इसमें आखिरी एंट्री 1 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आखिरी एंट्री 1, मतलब पहला एंट्री 1, बाकी सारे एंट्री 0। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 1 आ रहा है, तो इसमें पहला एंट्री 1 ये 0 है, मतलब 0, यहाँ पे 1, फिर बाकी सारी एंट्री 0। यहाँ पे सेकंड वाला 1 है, मीन्स यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1। मीन्स ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया कि बी क्यूब करने पे ये आइडेंटिटी आ रहा है। अब W क्या कह रहा है कि वो सारे मैट्रिक्स होंगे जो किसके फॉर्म में होंगे, PB के फॉर्म में होंगे, वेयर B हमारे पास मैट्रिक्स डिफाइन किया है, P एक रियल पॉलिनोमियल है। अब P ये एक रियल पॉलिनोमियल है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो सपोज अगर हम एक पॉलिनोमियल को लिखे, ठीक है, तो P ऑफ x को हम कैसे लिखते हैं, सपोज a0x प्लस a1x a2x स्क्वायर सॉल्व अप टू an एक्सेस टू n, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम b लिखें तो b को कैसे लिखेंगे, a0 b रेस टू 0, b रेस टू 0 मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी होगा। फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 b सॉल्व अप टू an b रेस टू n। बट p ऑफ b अगर इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिखें, मतलब a0 आइडेंटिटी a1 b प्लस a2 b स्क्वायर a3 b क्यूब a4 b रेस टू 4 सॉल्व अप टू n-1 b रेस टू n-1
ए एन बी रेस टू एन। अब ध्यान से सुनना, ये बी स्क्वायर के बाद बी क्यूब के प्लेस पे तो आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बी रेस टू 4 को लिख सकते हैं बी क्यूब इंटू बी, और बी क्यूब क्या होगा आइडेंटिटी, मतलब बी रेस टू 4 किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ठीक इसी तरीके से फर्दर अगर हम आगे देखेंगे तो बी रेस टू 5 को क्या लिख सकते हैं, बी रेस टू 5 कैन बी रिटन एज बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर, एंड बी क्यूब इज नथिंग बट आइडेंटिटी, दैट मीन्स बी स्क्वायर। तो यहां पे हम सिंपल इसे लिख सकते हैं ए नॉट, इसके बाद जो बी रेस टू 4 होगा वो भी, अरे सॉरी बी क्यूब क्या होगा आइडेंटिटी, मीन्स यहां पे हम A3 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो हमारा बी रेस टू 6 होगा उसे हम यहां पे लिख सकते हैं, यानी कि ये सारे कोएफिशिएंट किसमें आ जाएंगे, आइडेंटिटी में। इसके अलावा जो A1, फिर नेक्स्ट हमारा A4, फिर A7, ठीक इसी तरीके से इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सारे यहाँ पे बी के फॉर्म में आ जाएगा, और इसके बाद जितने भी एंट्री होंगे जैसे A2, A3, सॉल्व अप टू, ये किस में आ जाएंगे, सपोज बी स्क्वायर में हो जाएंगे। यानी कि P ऑफ B को हम जनरेट कर सकता है सिर्फ एक आइडेंटिटी B और B स्क्वायर। तो ये इसके जनरेटर हो गए, और जनरेटर में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिस में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और क्लियरली ये आपस में क्या होंगे, तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। बी मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 3, मतलब उसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो देयरफॉर जो डायमेंशन होगी वो कितना होगा, 3, एटलीस्ट 3 तो होगा। तो यहां पे देखते हैं, ये कह रहा है कि 4 से लेके 6 तक रॉन्ग, ये कह रहा है 6 से लेके 9 तक रॉन्ग, यहां पे कह रहा है कि 3 से ग्रेटर होगी, यहां पे भी कह रहा है 3 से ग्रेटर, मतलब सी और डी ऑप्शन हमारे पास है, यानी कि डायमेंशन कम से कम तो 3 होगा। 3 से तो ये 3 से लेके 8 हो, चाहे 3 से लेके 4 हो, बट ग्रेटर देन 3 होगा। तो देयरफॉर हमारे पास सी और डी ऑप्शन राइट है, बाकी ए और बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 ये IIT जैम का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमारे पास इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, जिसमें डिफाइन किया है कि हर टी ऑफ एक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं CX से, और इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। सॉल्यूशन नंबर 135। पहले देखते गिवन क्या दिया है। गिवन हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R³ से लेके R³ तक, सच दैट कि टी ऑफ एक्स को डिफाइन किया है CX से, इस तरीके से मैट्रिक्स को डिफाइन किया है। देन हमें सपोज अगर T माइनस CI निकालना है, सपोज हम इसे अप्लाई करते हैं एक वेक्टर x पे, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T ऑफ x होगा माइनस CI ऑफ x। बट T ऑफ x को किस तरीके से डिफाइन किया, CX से, मतलब CX माइनस C, और I आइडेंटिटी मैप है, यानी कि आइडेंटिटी मैप हर एक एलिमेंट को x पे भेजता है, यानी कि 0। मतलब जो T माइनस CI है ये कैसी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर जो T माइनस CI का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है दैट मीन्स उस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकता। अब 3 से कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट कैन नॉट बी 3। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कैन नॉट बी 3, ये डी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी A, B, C के बारे में कुछ नहीं कह सकते। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं हो, n नहीं होगा। अगर n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उससे कम कितना भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है, n-2 भी हो सकता है। दैट मीन्स हियर A, B, C, R ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। द ओनली ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 136। Now in question number 136, there are two matrices, that is A and B are a 3x3 real matrix. A और B हमारे पास 3x3 रियल मैट्रिक्स है, सच दैट रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू 1 है, और यहां ये कह रहा है कि रैंक ऑफ बी ये क्या होगा। अब ये भी IIT जैम का ही क्वेश्चन है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 146। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन ये है कि रैंक ऑफ ए बी की वैल्यू 1 है, और पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है
कि रैंक ऑफ बी ए क्या हो सकता है। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 है, तो मैट्रिक्स यहां पे क्या है, मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, यानी कि n इज इक्वल टू 3 है। और जिस मैट्रिक्स का रैंक अगर लेस देन n हो, तो यहां पे n की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 से लेस देन है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स का रैंक n है। बट अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक n से कम है, n यहाँ पे 3 है, तो 3 से रैंक कम है, इतना हम कह सकते हैं। अभी हमने देखा कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैन नॉट बी 0। अरे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कितना होगा, 0। बट डिटर्मिनेंट के पास प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट को हम डी ऑफ ए इंटू डी ऑफ बी लिख सकते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी हो गई, तो देयरफॉर ये तो एक नंबर होगा, तो हम इसे आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इज इक्वल टू 0। और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो फिर वही रूल कि उस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी कैन नॉट बी 3। तो यहाँ पे हमारे पास कैन नॉट बी 3, फिर से सेम ऑप्शन आ जाएगा, सी बी ए ऑप्शन दोनों। क्वेश्चन नंबर 137, ये रिंग थ्योरी से रिलेटेड है और ये कॉन्सेप्ट है P of x डिनोट द आइडियल जनरेटेड बाय द पॉलिनोमियल। अब ये एक आइडियल है, आइडियल का डेफिनेशन ये होता है जैसे हमारे पास ग्रुप के अंदर हम सब ग्रुप और उससे भी अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जैसे सब ग्रुप की बात करते हैं, मान लो हमारे पास अगर एक ग्रुप है G, तो G के अंदर एक सब ग्रुप लेते हैं। तो अगर सब ग्रुप के अंदर सपोज ये हमारे पास एक G है और G के अंदर एक हम सब ग्रुप ले रहे हैं, तो सब ग्रुप ये सब ग्रुप के एलिमेंट की ही बात करता है। इसमें G के एलिमेंट की हम बात नहीं, मतलब एस सब ग्रुप के बाहर के एलिमेंट पे बात नहीं करते हैं। बट नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर हम कैसे लेते हैं कि G एक एलिमेंट ए से मतलब सब ग्रुप से लेते हैं और एक एलिमेंट G का लेते हैं, तो G ए G इनवर्स बिलोंग करना चाहिए G के अंदर, तो वो डेफिनेशन होता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो ठीक इसी तरीके से आइडियल भी होता है कि अगर सपोज हमारे पास कोई रिंग है और इसके अंदर एक कोई सब रिंग है या फिर कोई भी एक सबसेट है, तो एक एलिमेंट हमें R से लेना है, एक एलिमेंट ए से लेना है, तो ए आर फिर से हमारे इस सब रिंग के अंदर, सब रिंग या फिर सबसेट के अंदर होना चाहिए, तो इसे हम आइडियल कहते हैं। तो जैसे ग्रुप के अंदर सब ग्रुप होता है, ठीक उसी तरीके का कुछ, ठीक उसी तरीके से हमारे पास रिंग में सब रिंग होता है, और जैसे यहाँ पे ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक उसी तरीके से आइडियल होता है हमारे रिंग के अंदर। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो आइडियल जनरेट हो रहा है किसी पॉलिनोमियल से P ऑफ x, जहां पे f ऑफ x इस तरीके से पॉलिनोमियल है, g ऑफ x तरीके से पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारे पास जो f ऑफ x से जो जनरेट होगा जो भी आइडियल, और जो g ऑफ x से जो आइडियल जनरेट हो रही है, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो वो किस, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है, तो वो इन तीनों में से किस पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। ये जो सिंबल है ये जनरेटर का सिंबल है। तो देखते हैं यहाँ पे पहले जनरेटर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर एक कोई पॉलिनोमियल सपोज ये जनरेट हो रहा है किसी g ऑफ x से, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे लिख सकता हूं q ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसे हम कहते हैं जनरेटर, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर a किसी b से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब हम a को b इंटू सम n इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जनरेटर। तो पहले हमारे पास f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x कैसे दिया है कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास एक f ऑफ x है। अब यहाँ पे f ऑफ x की, यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो सपोज इसे हम देते हैं नंबर 1। ठीक इसी तरीके से हमारे पास g ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1, अगर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास x माइनस 1 होगा।
फिर यहां से अगर हम x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x किससे जनरेट हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 से। g ऑफ x किससे जनरेट हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 से। तो अगर हम f ऑफ x प्लस g ऑफ x लेंगे तो ये भी किससे जनरेट होगा, x स्क्वायर प्लस 1 से जनरेट होगा। तो देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स से जनरेट होगा, तो ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स से जनरेट होगा, तो रॉन्ग। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जनरेट होगा, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी डी ऑप्शन रॉन्ग। तो ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन था, तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट है, बाकी ए और बी, डी ऑप्शन रॉन्ग होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 138, अ रिंग आर एज अ मैक्सिमल आइडियल। तो आइडियल तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि मैं कह रहा हूं, ये सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिंग है और इसके अंदर सपोज मैं ये सपोज सबसेट ले रहा हूं, इसे मैं आई कहता हूं, ठीक है। तो मैं इसे कहना चाहता हूं कि ये जो आई है, ये आई क्या होगा, आइडियल होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि अगर मैं ए बी बिलोंग कर रहा हूं आइडियल आई से, तो ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए आई को। और सेकेंड ये है कि अगर मैं आर बिलोंग कर रहा हूं रिंग का एक एलिमेंट और ए बिलोंग कर रहा हूं आई से, तो इंप्लाइज दैट कि ए आर भी बिलोंग करना चाहिए आई को। तो ये डेफिनेशन होता है आइडियल का। अब सेकेंड आता है कि मैक्सिमल आइडियल किसे कहते हैं। तो मैक्सिमल आइडियल का सिंपल मीनिंग ऐसे समझ लो, जैसे कि अगर सपोज ये मेरे पास एक I1 है और ये सपोज एक I2 है, ठीक है, या फिर जी। तो इस I1 को, इस आइडियल को मैं जी का मैक्सिमल आइडियल कहना चाहता हूं। कब, जब इसके बीच में कोई और आइडियल नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। मतलब आइडियल, इस आई को मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज एम मतलब मैक्सिमल आइडियल। इफ देयर इज नो आइडियल बिटवीन जी एंड आई, इस जी और आई के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए। या फिर सपोज अगर I2 एक आइडियल है किसके बीच में, I1 एंड जी के बीच में, दैट मीन्स ये I2 या तो जी के इक्वल होगा, अगर ये सपोज इसका सबसेट है कुछ इस तरीके से, तो या तो I2 जी के इक्वल होगा, या तो फिर I2 किसके इक्वल होगा, जो भी हमारा आइडियल I1 है। तो इस I1 और जी के बीच में अगर कोई और आइडियल नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये जो I1 होगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल। तो ये डेफिनेशन होता है हमारे पास मैक्सिमल आइडियल का। पहले कह रहा है कि कोई भी रिंग को हम मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे, जब वो आर इनफाइनाइट होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हम आर फाइनाइट भी ले लें तो भी वो आइडियल हो सकता है। ये कह रहा है कि इफ आर इज अ फाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए एक ऑप्शन लेके हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्यू लेंगे, क्यू यानी कि रैशनल नंबर, तो ये एक आइडियल भी होता है, फील्ड भी होता है। तो फील्ड है तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक आइडियल तो होगा। अरे ये एक रिंग है, बट इसके पास कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। तो क्यू के पास कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होते, मीन्स ये कह रहा है कि मैक्सिमल आइडियल तब होगा जब आर इनफाइनाइट होगा। बट क्यू एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो कि इनफाइनाइट है, बट उसके पास कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होता, दैट मीन्स ए ऑप्शन रॉन्ग। ये कह रहा है कि इफ आर इज अ फाइनाइट, कि अगर आर फाइनाइट होगा तो आइडियल होंगे। तो एम्प्टी सेट ले लेते हैं। अब एम्प्टी सेट के पास कहां से मैक्सिमल आइडियल होगा, तो इसके पास भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है, मीन्स हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आर फाइनाइट होगा। तो एक इनफाइनाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेड के पास बहुत सारे, एमजेड के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे आइडियल है जो कि क्या होते हैं, मैक्सिमल होते हैं। ये कह रहा है कि सिर्फ आर फाइनाइट होगा तभी होंगे, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि ऐसे जेड हमारे पास एक इनफाइनाइट आइडियल है जिसके पास बहुत सारे मेनी क्या है, मैक्सिमल आइडियल्स हैं। तो मतलब ऑप्शन बचाइए। तो सिंगल चॉइस का क्वेश्चन होता है एटीजेम में, एक तो राइट होंगे, मीन्स हमारे पास आर फाइनाइट होगा विथ एटलीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट हो, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन दो आइडियल के बीच में कोई और आइडियल ना है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 138। बाकी क्वेश्चन नंबर 139 की नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने होंगे पीडीई के, तो इसे हम लैग्रेंजर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे और कॉची थ्योरम का यूज करके। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से 140 क्वेश्चन, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, लैग्रेंजर इक्वेशन का यूज करके सिंपली आ जाएगा। ऐसा एग्जांपल हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है।
तो अप्लाइड का जो भी हर लेक्चर में जो अप्लाइड का सॉल्यूशन होगा वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और उसका जो लिंक है, इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, और जो इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ से 10 क्वेश्चन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा कल। फिर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।